सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है और उसके ऊपर आप लोग बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचते हो, यानी कि जिसको आप इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हो, दो भागों में बांट रही है। उस प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट रख दिया जाए P, तो उस पर ये इलेक्ट्रिक डायपोल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। और साथ ही इस बचे हुए खाली स्पेस के अंदर कोई ऐसा पॉइंट हम लोग मान लें और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ये दो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। इससे पहले एक्सेल लाइन हम लोग कैलकुलेट करके आए हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। सो सिंपल है, शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेटोरियल प्लेन की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। एक हाफ इसका a है, दूसरा इसका a है। ठीक है, दोनों बराबर है। और इसके बीच में एक इक्वेटोरियल प्लेन हम लोगों ने काट दिया है जिसके ऊपर पॉइंट रखा हुआ है P। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आती है हमें। अब चूंकि इसने इसको काटा है, ठीक है, अब ये जो माइनस का आपका चार्ज पड़ा हुआ है, ये इस P पॉइंट पर कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में लगाएगा। कुछ इस डायरेक्शन के अंदर लगाएगा, ये बात हम लोग जानते हैं, इस तरफ खींचता हुआ आ रहा है। इसी तरीके से ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है, ये इसके ऊपर बाहर की तरफ कुछ इस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, पहली बात तो ये है कि ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए इन दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, ये E माइनस क्यू और ये E प्लस क्यू, ये भी बराबर होगी। क्योंकि अगर ये माइनस का 1 कूलम चार्ज है तो ये जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उतनी ये भी लगाएगा, ये प्लस का 1 कूलम चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तो ये एक ट्रायंगल बन गया है। तो ये ट्रायंगल में इक्वेटोरियल प्लेन बना है तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये बात ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से यहाँ पर दो एंगल थीटा भी आपको नजर आ रहे हैं। अब देखिए, माइनस क्यू इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, तो हमें ज़रूरत है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की। ठीक है, ये जो पॉइंट P है ये R डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है और ये वाला डिस्टेंस A है। ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें निकालनी है, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर निकलेगी कि नहीं निकलेगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सेम वैल्यू जो है वो इस वाले हाइपोटेन्यूज की भी निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस माइनस के द्वारा लगेगी, इस माइनस वाले चार्ज की वजह से लगेगी, उसकी वैल्यू निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। भाई R स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की वजह से ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P कैप। ठीक है, ये वेक्टर के अंदर हम लोगों ने वैल्यू निकाली है। सेम चीज़ हमें निकालनी है, ये जो आपका प्लस वाला चार्ज है ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा, ये भी वही लगाएगा। E प्लस इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर P कैप। देखिए दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बराबर निकली है, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड एक है। ठीक है, अब देखिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे सामने निकल के तो आ गई। अब हमें निकालना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या लग रही है इस पॉइंट P के ऊपर। कैसे निकालेंगे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं हमारे पास, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, दोनों का रिजल्टेंट हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली नहीं जोड़ेंगे। अब जरा ध्यान से समझिए, देखिए ये जो माइनस का चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इसको हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर। भाई ये दो वेक्टर से मिलके बनी हुई होगी, राइट, 11th क्लास में पढ़ के आए हम लोग। तो यहां पर एक जो इसका वेक्टर है, मतलब एक जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको यहां पर इस डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगा। ठीक है, जिसको आप लोग कहोगे E cos थीटा, और एक जो है वो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ लेके जाएगा इसको, जिसको हम लोग कहेंगे E sin थीटा। भाई समझ रहे हैं आप लोग, मैंने क्या किया, इस वाले वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर तोड़ दिया, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर तोड़ दिया। ठीक है, सेम चीज इस पॉजिटिव वाले वेक्टर के साथ भी होगी, इसको भी हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा दो डायरेक्शंस के अंदर। पहली डायरेक्शन जो उसको इस डायरेक्शन के अंदर लेके जाएगी, यानी कि E cos थीटा, E प्लस cos थीटा। ठीक है, और दूसरी वाली जिसको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, जिसको हम लोग कहते हैं E sin थीटा। कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है, हम लोगों ने सिर्फ इसके कंपोनेंट्स तोड़े हैं। अब देखिए कंफ्यूजन होता है, फिर से बता देता हूं, ये जो E sin थीटा ऊपर की तरफ जा रहा है और E sin थीटा नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों के दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के इंपैक्ट को कर देंगे खत्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, ये ना तो ऊपर की तरफ जाएगा ना नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है,
अच्छा, दोनों को एक ही डायरेक्शन में ई कॉस थीटा एक तरफ खींच रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? 2e cos थीटा। भाई दोनों को जोड़ देंगे, नेट निकालनी है हमें, तो ई नेट इज इक्वल टू में 2e cos थीटा। ठीक है, और अब सिंपल है, कुछ नहीं करना है कि इसके अंदर ई की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पुट करेंगे ई नेट इज इक्वल टू में 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा पी कैप निकल गई। अब ठीक है, अब यहां पर हमें कॉस थीटा की वैल्यू रखनी है। कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस होता है, हमें मालूम है, यानी कि आधार अपॉन में कर्ण जिसको कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे बेस क्या है? यहाँ पे बेस है ए, ठीक है, और आपका हाइपोटेनियस क्या है? हाइपोटेनियस है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो रख देंगे ए इज इक्वल कॉस थीटा इज इक्वल्स टू में ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, या फिर पावर 1/2 भी लिख सकते हो। अंडर रूट की जगह 1/2 की पावर लिखी जा सकती है। ठीक है, इस कॉस थीटा की वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में रखना है, रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ई वेक्टर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 पी कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ई वेक्टर इक्वल्स टू में 1/4πε0 ऐसे कैसा रहेगा, 2 ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है, क्यू ए ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 है। जब बेस सेम हो तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। ये एक ट्रिक है मैथमेटिक्स की जो 11th-12th में पढ़ी जाती है कि जब बेस सेम हो तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो 1 और 1/2 कितना हो गया? 3/2 हो गया। भाई ये 1 है, ये 0.5 है, दोनों को जोड़ोगे तो 1.5 बनेगा 1.5, जिसको 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ई नेट इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q2A अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 पी कैप। तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जो कि इस पॉइंट पी पर लगाएंगे। ये दोनों के दोनों चार्ज मिलके, यानी कि पूरा डायपोल मिलके इस पॉइंट पी पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ठीक है, अब एक केस हम लोग और लेते हैं। वो केस ये होगा कि अगर आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए। सिंपल शब्दों में समझिए कि अगर इस डायपोल से मैं इस पी पॉइंट को बहुत दूर लेके चला जाऊं, जैसे मैंने एक्सेल लाइन में किया था, बहुत दूर ले जाऊं, तो ये जो आर है ये बहुत बड़ा हो गया इस ए के हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो एक तरीके से इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। भाई हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट्स की दूरी जितनी ज़्यादा होती है, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होती है, हम लोग एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए को हम लोग कर देंगे नेग्लेक्ट। तो जब ए को नेग्लेक्ट हम लोगों ने कर दिया है तो यहाँ पर वैल्यू निकलेगी ई वेक्टर इक्वल्स टू में 1/4πε0 Q2A अपॉन में आर क्यूब बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर की पावर 3/2 था, आर क्यूब रह जाएगा पी कैप। ठीक है, तो ये निकल आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग और कर सकते हो, ये जो ऊपर Q2A आपको नजर आ रहा है, आपको पता है कि जो डायपोल मोमेंट होता है P इज इक्वल्स टू में Q2A होता है, तो इससे उसको सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। तो इसको जब आप लोग सब्सटीट्यूट करोगे तो लिखोगे ई वेक्टर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 P अपॉन में आर क्यूब पी कैप। ठीक है, तो ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तीन तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। पहली वाली, जब पॉइंट जो है वो पास में है, ठीक है, तो वहां पर ये वाली निकली थी। दूसरी वाली, जब हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत दूर मान लिया था पॉइंट को, तो ये वैल्यू निकल के आई। और तीसरी वाली में हम लोगों ने डायपोल मोमेंट से उसको सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये वैल्यू निकल के आई। ठीक है, अब एक चीज और, हमने जब एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी तो वहां पर ई वेक्टर में 1/4πε0 2p अपॉन में आर क्यूब पी कैप निकली थी। ठीक है, दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों के अंदर मेन फर्क ये है कि ये जो एक्सियल लाइन पर है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी पॉइंट पर, वो डबल लग रही थी बजाय के इक्वेटोरियल प्लेन के। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सियल लाइन के ऊपर आप कोई पॉइंट रखते हो तो उस पर डबल इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी। ये चीज़ याद रखनी है, ये बारीकियां, ये डिटेल्स आपको काम आएंगी। ठीक है साहब, ये चीज़ तो समझ में आती है। अब हमें ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगी, भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है?
वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब आप लोग लिख सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल प्लेन इज अपोजिट टू द डायपोल मोमेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको याद रखना, ये आपको काम आएगी। कब काम आएगी? अभी काम आएगी जब हम लोग रैंडम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, तब काम आएगी। अब इसके अंदर एक चीज का और ध्यान रखना है आपको, और वो है डायग्राम का। जैसे कि ये डायग्राम मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है। कई बुक्स में डायग्राम जो है वो इस तरीके से टेढ़ा भी बना है, कोई नीचे की तरफ भी बना हुआ है। कई टीचर कई तरीकों से बनाते हैं, लेकिन बार बार डायग्राम चेंज करने की वजह से थोड़ी सी क्या कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो डायग्राम आप बना ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हो। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी रैंडम पॉइंट। यानी कि जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसके आसपास रैंडम पॉइंट कोई भी एक पॉइंट पी मान लेते हैं आप लोग। इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस आपके सेंटर से वो आर वेक्टर है, ठीक है साहब। और ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। हमें कैलकुलेट करना है कि ये डायपोल इस पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है। तो देखिए, हमें मालूम है कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बात समझ में आती है। ये जो डायपोल मोमेंट है इसी की मदद से हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। हमें मालूम है कि ये वेक्टर किसी ना किसी दो वेक्टर से मिलकर बना हुआ होगा। तो पहले हम इसको डिकम्पोज करेंगे। जैसे कि ये जो वेक्टर पी है इसका एक जो डायरेक्शन है ये बिल्कुल पैरेलल जाएगा, कुछ इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। एक वेक्टर तो ये होगा, ठीक है। तो अगर एक डायरेक्शन इसकी ये है तो ये पॉइंट एक तरीके से एक्सेल लाइन पे हो गया कि नहीं? पिछली बार मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये पहला वेक्टर है और इसको आप लोग कहोगे पी कॉस थीटा। पी कॉस थीटा क्यों कहोगे? क्योंकि ये कंपोनेंट इसके पैरेलल जा रहा है, ठीक है। दूसरा जो वेक्टर टूटेगा वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर टूटेगा, इस बीच वाली के, जो कि कुछ इस तरीके से टूटा है, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये दिखने में आपको थोड़ा टेढ़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सीधा करके देखोगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। और इस वाले कंपोनेंट को आप लोग पी साइन थीटा कहोगे, ठीक है। ये P2 है, इस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। दो कंपोनेंट टूट जाते हैं हमारे। अब देखिए इस P पॉइंट पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो इस P से ही निकालेंगे हम लोग, इस P डायपोल मोमेंट से निकाल के दिखाएंगे हम लोग। देखिए ये जो P है, P cos थीटा, ये एक्सियल लाइन में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगी, राइट। अब एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 2p अपॉन में r क्यूब होती है। लेकिन यहाँ पर 2p cos थीटा लिखेंगे हम लोग। cos थीटा क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये कंपोनेंट cos थीटा का है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। ये जो दूसरा वाला है ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है इक्वेटोरियल प्लेन के, अगर आपको याद हो तो। अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। कैसे? क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इसके बिल्कुल 90 डिग्री के अंदर है, तो यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। ये E प्लस क्यू वाली होगी या फिर E2 भी कह सकते हैं इसको। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। उसकी वैल्यू क्या होगी? E2 इज इक्वल टू में 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन में r क्यूब। दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ गई, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स इस पॉइंट P पर लग रही है। अब हम जानना चाहते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो बहुत सिंपल है, हम लोगों को पैरेललोग्राम मेथड लगाना पड़ेगा। ये मेथड जो है हम लोग वेक्टर एडिशन के टाइम पे लगाते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है। इसका फॉर्मूला होता है ER यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू में पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का अंडर रूट। पैरेलल कौन सी जा रही है? ऊपर वाली E1। परपेंडिकुलर कौन सी जा रही है? साइड वाली E2। दोनों की वैल्यू का स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो। यानी कि E नेट इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 2p cos थीटा अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 p साइन थीटा अपॉन में r क्यूब का होल स्क्वायर का अंडर रूट, पूरे का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ कॉमन क्या क्या आ रहा है? इसके अंदर कॉमन आ रहा है 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब, तो इसको बाहर ले लिया और अंडर रूट में रह गया 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रह गया कि नहीं? बिल्कुल रह गया। इसको थोड़ा सा तोड़ेंगे हम लोग, यानी कि E नेट इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब, अंडर रूट में बचेगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 4 cos स्क्वायर थीटा को तोड़ा है हम लोगों ने, तो यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, तो अंदर रह जाएगा E इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 p अपॉन में r क्यूब, अंडर रूट में रह गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1,
ठीक है। और ये है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसी रैंडम पॉइंट के ऊपर लगेगी। मतलब अगर कोई रैंडम पॉइंट आप लोग किसी भी स्पेस के अंदर मान लेते हैं डायपोल के आसपास, तो उस पर ये आपकी फील्ड लगेगी। अब इसका प्रूफ भी दे सकता हूं मैं। जैसे कि आपका ये जो लाइन है, इसको आप लोग झुका के इस एक्सियल लाइन पे ले आइए। ठीक है, एक्सियल लाइन पे जब आप लोग इसको लेके आओगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये जो थीटा एंगल है कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अंदर रह जाएगा 3 + 1 अंडर रूट में। ठीक है, वो जुड़ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का जो अंडर रूट आप निकालोगे तो 2 निकलेगा। यानी कि ई आर इज इक्वल्स टू में 1/4πε0 2p/r³। ये एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आपको याद हो, अगर आपने वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस लाइन को मैं ऊपर ले जाता हूं और इसको मैं 90 डिग्री के एंगल पे ले जाता हूं, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कर देता हूं, तो cos 90 की वैल्यू यहां पर क्या होगी? 0। तो ये पूरा हिस्सा 0 हो जाएगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकली? 1/4πε0 p/r³। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? इक्वेटोरियल प्लेन की। ठीक है, हो गया प्रूफ। तो इसका मतलब किसी भी पर्टिकुलर रैंडम पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डायपोल लगाता है, वो ये होती है। तो अब यहां पर आपसे कोई पूछे कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आप लोग कैसे बताओगे? देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच वाली निकल रही है, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इस पी के साथ कितना एंगल बना रही है? अल्फा एंगल बना रही है। तो इसको हम लोग बना देते हैं एक 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल का ट्राइंगल बन गया इस तरीके से। ये 90 डिग्री है। अब हमें पता है कि अगर ये जो लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये इस तरीके से इस लाइन पे आ जाएगी तो ये एक्सियल लाइन की तरह बिहेव करेगी। तो हमें पता करना है कि इसका एंगल कितना है, और एंगल घटेगा बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो अब इस एंगल की वैल्यू कैसे निकलेगी? इस एंगल अल्फा की वैल्यू निकलेगी tan अल्फा इज इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर आपकी E2 है, क्योंकि देखिए बराबर है ना, ये E2 नीचे थी तो तभी तो इस E2 को हम लोगों ने ऊपर किया है। ठीक है, इसी तरीके से बेस क्या होगा आपका? बेस आपका E1 होगा, जो कि कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो E2 अपॉन में E1, E2 की वैल्यू है 1/4πε0 p sin θ/r³। इसी तरीके से इसकी नीचे वाली की वैल्यू है 1/4πε0 2p cos θ/r³। ठीक है, ये आपके E1 की वैल्यू है। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। आपका p से p कैंसिल हो गया, r³ से r³ कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? tan अल्फा इज इक्वल्स टू में sin θ/2 cos θ। sin θ/में cos θ होता है आपका tan θ। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू में 1/2 tan θ। अब अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा इज इक्वल्स टू में tan इनवर्स 1/2 tan θ। ठीक है, तो इस एंगल अल्फा की वजह से आप लोग बता सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है। सोच के देखिए कि अगर ये अल्फा बड़ा हो जाए, बड़ा होगा तो क्या होगा? जो उसकी डायरेक्शन है वो बदलती जाएगी। छोटा होगा तो डायरेक्शन बदलती जाएगी। ठीक है, तो इस अल्फा पे इसकी डायरेक्शन डिपेंड करती है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं। पहले इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, फिर किसी भी रैंडम पॉइंट पे जो भी डायपोल के आसपास है उस पर। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना। उसके बाद किसी भी रैंडम पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को पता लगाना। सो आई होप ये दोनों डेरिवेशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर इसके अंदर आपको अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है तो इसको एक एक करके आराम आराम से बार बार देखिए, जिससे आपको पता चलेगा, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। खासकर डायग्राम को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल आता है, कोई क्वेरी आती है, कोई क्वेश्चन आता है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।